मैडम के पास जी आपका क्या मुद्दा विपक्ष के नेता की तरफ से आज आप सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे? आज संसद में सत्ता पक्ष द्वारा महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगे, आप प्रतिज्ञा लेंगे। महोदय मैं शपथ लूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी में। का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती कोमल जो दिल्ली के चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, उन्हें महोदय आप शपथ ग्रहण करेंगी, आप प्रतिज्ञा लेंगी। प्रतिज्ञा आप किस भाषा में प्रतिज्ञा लेंगी? संस्कृत। कोमल दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र लोकसभा नवनिर्वाचित सांसदस्मि। अहं सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञानं करोमि यत् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा धारयिष्यामि, देशस्य एकत्वं च रक्षयिष्यामि। अहं यस्य पदं धारयिष्यामि तस्य कर्तव्यं श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। मिस्टर सोनू जो उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। I, Sonu, having been elected or nominated a member of the parliament, do swear in the name of God solemnly, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law, establish that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. क्योंकि आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, यह बड़ा दुखद समाचार है कि श्री रामनिवास चौहान जो इस सदन के सदस्य थे अब हमारे मध्य नहीं रहे। श्री रामनिवास चौहान हरियाणा
वे एक बलिदानी पुरुष थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध भी रखते थे। उनके सहयोग से उनके पुत्रों ने बहुत नाम कमाया और इस परंपरा को उनके परिवार ने आगे भी बढ़ाया। वे स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे। इसी का उनके मृत्यु का दुख सबसे अधिक था। मैं भाखड़ा नागल पार्क प्रोजेक्ट में उनके द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को कभी नहीं भुला सकता। मैं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और उन्हें पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, मैं आप एवं सदन के नेताओं द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करती हूँ। श्री रामनिवास तोमर के साथ एक साथी के रूप में काम करने का मेरा सौभाग्य था। वे अपनी मृदु स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी भी किसी को भी नाराज नहीं किया। वे सदा मुस्कुराते रहते थे और एक खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक व्यक्तित्व खो दिया। महोदय, शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में मैं स्वयं को और अपने विपक्षी दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महोदय जी, भिजवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और आपके माध्यम से इस सदन में अपने साथियों का परिचय करवाता हूँ। श्रीमती मोनू, सिंचाई मंत्री। कुमारी सीता, नागरिक आपूर्ति मंत्री। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के 6 खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम्स में पदक जीतकर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी तरफ से, सदन की तरफ से व पूरे देशवासियों की तरफ से बधाई देती हूँ। महासचिव जी, सभी खिलाड़ियों के घर बधाई संदेश भिजवा दें। माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। मुझे सदन से उनका परिचय करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इस घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। माननीय महोदया, हिंसा की नासमझ वारदात में खासकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना बेहद दुखद है। भारत अमेरिका के उन शांतिप्रिय लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस हिंसा की निंदा की है। इस दुख वारदात पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के वक्तव्य का स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि वे शोकाकुल परिवार से संपर्क स्थापित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटना विश्व में दोबारा न फैलाई जाए। भारत ने अमेरिका को पत्र भेजकर लिखा है कि गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व चौकसी बढ़ा दी जाए। हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुझे विदेश मंत्री जी ने फोन पर आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे देश की जनता के सामने आ चुकी है। यह घिनौनी तस्वीर सामने नहीं आती अगर अपना घर से भागकर 3 लड़कियां दिल्ली नहीं पहुंचती और अपना घर की संचालिका जसवंती नरवाल व उसके रिश्तेदारों की हैवानियत की शिकायत चाइल्ड कमीशन से न करवाती। उन्होंने बताया कि वह लड़के से देहकाम तो करवाती है, साथ में उनके बच्चे का बेच लेती है। माननीय महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने उन्हें सजा देने के बजाय पुरस्कार क्यों दिए? वह अपना घर मामले को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय मानव समाज कल्याण मंत्री जी। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी सांसद को ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही यह मामला सरकार के सामने आया तो सरकार ने तुरंत हरियाणा के डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ को मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर हरियाणा पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है। लेकिन मामले की गहनता को देखते हुए सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ साथ सरकार ने अपना घर की संचालिका जसवंती, उसके दामाद जय भगवान और बेटी शम्मी को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रश्न संख्या 104। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों को अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के चलते जबरदस्ती हरा दिया गया। इस मामले में सरकार ने क्या किया है और इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में हमारे होनहार खिलाड़ियों के साथ ऐसे धोखों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? माननीय खेल मंत्री जी। आदरणीय महोदया जी, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि खिलाड़ियों के साथ लंदन में पक्षपात होने की घटना का तुरंत विरोध दर्ज करवा दिया गया था। ऐसी घटनाएं संपूर्ण खेल जगत के लिए एक शर्मनाक विषय है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खेल विभाग व्यापक रणनीति बना रहा है, जिसके सार्थक परिणाम जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 105। माननीय महोदया जी, क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कल्पना करेंगे कि काले धन की समस्या का समाधान करने के लिए आपकी सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाए?
Their main purpose is to provide better and necessary service to the people. This policy in Haryana state is appreciated in the whole country. As the matter of Gorakhpur, there is a principle of nuclear reactor on the base of atomic energy. After establishing this, the deficiency of power supply in Haryana and Rajasthan can be eradicated. महोदय, क्या माननीय मंत्री यह बताने का प्रयास करेंगे कि झज्जर में ऐसी जेट के नाम पर अधिग्रहित भूमि पर अब तक निर्माण क्यों नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों की बेकीमती भूमि अधिग्रहण के नाम पर रखकर कुछ कंपनियां सस्ते दामों पर खेलने का खेल खेल रही हो? मंत्री जी, क्या आप ये बताएंगे कि रोहतक में दिल्ली से जुड़े हुए झज्जर में मास्टर प्लान के बाद किसानों के साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा है?
अध्यक्षा जी, साथ ही सांसद द्वारा शिक्षा के प्रचार व प्रसार के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न सर्वथा उचित एवं प्रासंगिक है। हमारी सरकार इस मामले में पूर्णतः गंभीर है, इसलिए शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को 2010 से लागू किया है, जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना प्रत्येक राज्य का दायित्व होगा। इसके तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है और शिक्षा के अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे वर्ष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दिनांक 12 अप्रैल 2011 को हमारे सदन के अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा के मेवात जिले में किया था। मैडम स्पीकर, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। मैडम स्पीकर, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से बच्चों में अध्यापकों की कमी बढ़ती ही जा रही है। इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या कारण है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है? ये मैं नहीं, समाचार पत्र बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का यह प्रश्न पूरी तरह से निराधार है। देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी सरकार के शासन में पिछली सरकारों की अपेक्षा देश में 27% साक्षरता दर बढ़ी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी स्कूलों में जब से मिड डे मील जैसी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, तब से ड्रॉप आउट के बच्चों में कमी आई है। और जहां तक अध्यापकों की कमी की बात है, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई में विघ्न न पड़े, इसके लिए नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचरों को लगाया। सभी नियमित और गेस्ट टीचरों के सहयोग से आज सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अध्यक्षा जी, मेरा मानना है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 203। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा प्रदेश में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है? आए दिन हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण जैसी अनेक घटनाओं का घटना आम बात हो गई है। रोहतक में छेड़छाड़ से परेशान 2 लड़कियों का सुसाइड करना बहुत ही शर्म की बात है। सरकार इस मामले में क्या कर रही है? जबकि हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके गोपाल कांडा पर भी संगीन आरोप लग चुके हैं। आखिरकार सरकार इस मामले में कर क्या रही है? माननीय कानून मंत्री जी। महोदया जी, मैं मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा का नाम दिल्ली के एक युवक की आत्महत्या मामले से जुड़ना बहुत गलत है। मामला उजागर होते ही सरकार ने गृह मंत्री से इस्तीफा दे दिया था और मामले की जांच जारी है। मामले की जांच में हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मैं अपने सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि राजनीति में आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविकता क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। जहां तक हरियाणा प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घटने की बात है, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं अपने सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि विगत 7 सालों में हत्या, बलात्कार, लूटपाट व डकैती की घटनाओं में 12 से 27% कमी आई है और हमें रोहतक में 2 लड़कियों द्वारा सुसाइड करने की घटना पर गहरा अफसोस है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 204। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान व नेपाल के रास्ते से भारी मात्रा में नकली नोट बाजार में आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मुद्रा की साख को खतरा पैदा हो गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो जनता में भारतीय करेंसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये मैं नहीं, ये समाचार पत्र बोल रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया था तो जनता में भारतीय करेंसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः सरकार स्पष्ट करे कि उन्होंने नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी। मैडम स्पीकर, माननीय साथी सांसद द्वारा उठाया गया प्रश्न सरकार के लिए चुनौती है। इसे रोकने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर व रेडियो पर लगातार विज्ञापन दिए जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें देखकर व पढ़कर असली और नकली नोटों की पहचान कर सके। साथ ही बैंकों को हिदायत दी गई है कि करेंसी का लेन देन करते समय प्रत्येक नोट को देखकर स्वीकार कर सके। इससे
महोदया, मंत्री जी शासक झूठ बोल रहे हैं क्योंकि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 फीट से ज्यादा मिट्टी नहीं खोद सकता, लेकिन यहाँ तो 80-80 फीट के गहरे बोर खुदे हुए हैं। उनके खिलाफ सरकार ने आखिरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया है? ये मैं नहीं, ये समाचार पत्र बोल रहे हैं। अध्यक्षा जी, मैं मेरे साथी सांसद को यह पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। जहाँ तक गड्ढों की बात है, सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया कि हर गड्ढे को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और उस जगह पर खतरे का निशान बना दिया जाए। अब आगे से कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के 3 फीट से ज्यादा मिट्टी नहीं खोद सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 206। मैडम स्पीकर, मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले 1 वर्ष में कितनी रेल दुर्घटनाएं घटी हैं, उनमें कितने जानमाल का नुकसान हुआ है तथा इन सब दुर्घटनाओं के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को दुर्घटना रहित बनाने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मंत्री जी, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि हिसार जिले के नारनौल में रेलवे निर्माण का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? माननीय रेल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा अंतिम वर्ष केवल 16 दुर्घटनाएं घटी हैं। इन दुर्घटनाओं में 22 पुरुषों, 12 महिलाओं व 4 बच्चों की जान गई, जिनका हमें बहुत खेद है। इन सभी दुर्घटनाओं की गहन जांच जारी है। जो भी अधिकारी में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक रेल नेटवर्क को दुर्घटना रहित बनाने की बात है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक समिति का गठन भी कर दिया है और जापान की तकनीकी को भारत में अपनाया जा रहा है। जापानी इंजीनियरों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत में आ चुका है। और जहाँ तक हिसार जिले के नारनौल में रेल निर्माण की बात है, वो कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, इस मसले से जुड़े सभी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 207। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कानून मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। माननीय अध्यक्षा जी, आजकल देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में आए दिन रैगिंग के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पीड़ित छात्र व छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और कुछ खुदकुशी कर लेते हैं। माननीय अध्यक्षा जी, मुझे अभी पता चला कि आज फिर हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छात्रा से रैगिंग की गई, जिससे वह छात्रा मानसिक रूप से इतनी परेशान हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। मैडम स्पीकर, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पूरे देश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग सरेआम हो रही है और पीड़ित मौत को गले लगाते जा रहे हैं। मंत्री जी, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार इन्हें रोकने के लिए ठोस और कारगर कदम क्यों नहीं उठा रही है? माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जैसा कि अभी अभी सदन में माननीय सांसद महोदय ने जिस घटना को बताया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो मैं खुद सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, हम जानते हैं कि रैगिंग एक कानूनी अपराध है और कानूनी बुराई है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एंटी रैगिंग कानून बनाया है। सरकार ने सभी कॉलेजों को सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं
शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को जिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तक कि हिसार में नारनून के छात्र तो इतने परेशान है कि कई बार अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर चुके हैं और बरगद पुलिसकर्मियों ने इन पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए। लेकिन वहां के उच्च अधिकारियों पर तो इस बात का कोई असर दिखाई ही नहीं देता। अध्यक्षा जी, क्या दोष था उन छात्रों का जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया? सिर्फ यही कि वो पढ़ना चाहते हैं? ये कोई दोष नहीं, ये उनका अधिकार है और सरकार और उस पदाधिकारियों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या जहाँ सरकार शिक्षा का प्रतिशत में बढ़ोतरी की बातें कर रही है, वहीं पर उन छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक तक नहीं है? ये तो सरकार द्वारा बच्चों को दिए गए मौलिक अधिकारों व RTI के कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। क्या सरकार आखिर ये झूठी कागजी कार्रवाई करती रहेगी या हकीकत में उन छात्रों की समस्याओं का कोई हल भी निकालेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी को बताना चाहता हूँ कि देश में शिक्षा का प्रतिशत काफी बढ़ा है, लेकिन जिन अध्यापकों की बात मेरे साथी ने मुझे बताई है, सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब इस मामले पर गहरी जांच की जाएगी। जहां अध्यापकों की कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिस रेणु, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, धन्यवाद मैडम। सभासदों, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमति आज के एजेंडा में पहले से ही दी जा चुकी है। विपक्षी सांसद अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करें। मैडम स्पीकर, आज मैं उपभोक्ता की प्रमुख समस्या बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला किसान महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य में भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी व भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। हर दूसरे रोज पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। जहां दाल 75 रुपए किलो, आटा 16 रुपए किलो व दूध 50 रुपए प्रति लीटर बिकता हो, भला वह 36 रुपए कमाने वाला आदमी कैसे गुजारा कर पाएगा? यह शायद सरकार के अर्थशास्त्री ही भली प्रकार से बता पाएंगे। सरकार ने इस महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं? हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय साथी द्वारा उठाया गया मुद्दा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार के द्वारा जितने भी कदम उठाए गए, इनकी आशा के अनुरूप सफल साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अमेरिका स्वयं अपना व्यापार करने के कारण एक कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है और इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूत न रह सकी और यह सब ग्लोबलाइजेशन के कारण। अध्यक्षा जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, महंगाई ग्लोबलाइजेशन के कारण है, लेकिन पड़ोसी देश चीन पर तो इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। वह भी तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। परंतु मंत्री जी ने तो उन दूर देशों के नाम बताए हैं जिनकी दूरी भारत से कहीं अधिक है। चीन में भयंकर भूकंप व सूखे की स्थिति के बाद भी विगत 3 सालों में आवश्यक वस्तुओं के दाम 5% से अधिक नहीं बढ़े हैं। वहाँ विकास दर भी भारत से कहीं अधिक है। अध्यक्षा जी, यह सरकार की ठोस नीति का अभाव है। इसका फायदा जमाखोर व बिचौलिए उठाते हैं। फलस्वरूप हजारों करोड़ों रुपए का अनाज बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। अतः सरकार स्पष्ट करे, महंगाई कम करने में क्यों विफल रही तथा इसको कम करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए हैं? स्पीकर महोदय जी, शायद मेरे विपक्षी सांसद साहब को पता नहीं कि चीन की आबादी की बढ़ोतरी दर भारत की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में देश में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में तेजी से हो रहे विकास के क्रम में थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ाना स्वाभाविक है। ऐसे में गरीबों को राशन डिपो के माध्यम से मिलने वाले राशन में 17% बढ़ोतरी कर दी गई है और अब गरीबों को 30 किलो की बजाय 35 किलो गेहूं का अनाज मिलेगा, जो कि इन फाइलों में दिखाया जा रहा है। विपक्ष अपना काम रोको प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि सर्वविदित है, इस बार मानसून अपेक्षानुरूप नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इस भीषण स्थिति के प्रति मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। मैडम स्पीकर, पूरा भारतवर्ष सूखे की चपेट में आ चुका है। उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है, जिसके कारण अनाज
पेश करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। वे इससे निपटने के लिए हमारी सरकार व्यापक कदम उठा रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार किसानों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विचार विमर्श कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार केवल विचार विमर्श करती रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी? मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि हमारे पास खाद्यान्न का कितना भंडार है और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, 12 जनवरी 2012 को सरकारी एजेंसी के पास खाद्यान्न पदार्थ का कुल 214.1 लाख टन भंडार मापा गया है। वह पूर्ति एजेंसी के माध्यम से जांच जारी है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक में खाद्यान्न बेचता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम स्पीकर जी, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इन्हें तो इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। ये सिर्फ सैर सपाटे में ही अपना ध्यान रखते हैं। किसान आत्महत्या करे या भूखे मरे, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। देश में किसान कर्जे के बोझ के कारण अपने घरों को बर्बाद करें और यहाँ कृषि मंत्री जी कह रहे कि हमने उनके लिए 71,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी साथी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए या इन्हें सदन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। महोदय जी, नहीं तो मैंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया है और न ही मैं माफी मांगूंगी। Sit down and keep silence. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की समस्या को लेकर बहुत गंभीर है। वह हमारी सरकार कृषि की उन्नति व विकास के लिए कार्य करती रहेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस काम रोको प्रस्ताव को अनुमति न दें। प्रश्न यह है कि सांसद शीतल द्वारा उठाए गए काम रोको प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं। जो इसके पक्ष में है वह अपना हाथ खड़ा करे। जो इसके विपक्ष में है वह भी अपना हाथ खड़ा करे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 18 है व विपक्ष में 23 मत हैं। इस प्रस्ताव में ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। गृह मंत्री जी अब इस विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्षा जी, मैं संघीय जांच एजेंसी विधेयक के लिए सदन में पुनर्स्थापन की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि गृह मंत्री जी को संघीय जांच एजेंसी विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाए या नहीं। Those who are in favor, raise your hands. Those who are against, also raise their hands. इस प्रस्ताव के पक्ष में 23 व विपक्ष में 18 मत हैं। इस प्रस्ताव में हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः संघीय जांच एजेंसी विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाती है। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। मैं इस विधेयक की विस्तृत भूमिका पेश करता हूँ क्योंकि यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चितकालीन है। इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। माननीय अध्यक्षा जी, इस विधेयक का इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमारी पुलिस कोटा आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम नहीं हो रही थी, जबकि देश में ISI व अन्य आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तुरंत आवश्यकता थी। माननीय अध्यक्षा जी, इस विधेयक के 3 प्रावधान है। पहले प्रावधान में युग मेटियों का वर्णन है। दूसरे में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात है। तीसरे अध्याय में आतंकवादी गतिविधियों के फैलने का कारण है। माननीय अध्यक्षा जी, इस विधेयक के 2 प्रावधान रखे गए हैं। पुलिस में दर्ज
देखकर मैं बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, अतः इसे रोक देना चाहिए। इसे रोक देना चाहिए। इसे रोक देना चाहिए। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। महोदया जी, यह विधेयक आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कारगर रहेगा। अंत में मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, सत्ता दल इस विधेयक को पास करके लोकतंत्र पर अंकुश लगाना चाहती है। इस विधेयक से सत्ता दल विपक्षी नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डाल सकती है। तमिल पत्रिका का संपादक या कोई आतंकवादी था जिसे जेल में डाल दिया गया। अतः मैं सुझाव देती हूँ कि कम से कम कानून वालों को तो, प्रेस वालों को तो कानून की इस कंडीशन से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। माननीय महोदया, मैं पूछती हूँ कि इस प्रकार के विधेयकों की आवश्यकता क्या है, जबकि हमारे देश में तो पहले से ऐसे कितने कानून बने हुए हैं। विशेष बात तो ये है कि आतंकवादियों को पनाह देता कौन है? हमारे ईमानदार नेताओं, अधिकारियों और सरकार ने ही इस प्रकार के अपराधियों को पनाह दे रखी है। आज इन लोगों की छत्रछाया के कारण आतंकवादियों के पास AK-47 और AK-56 जैसे आधुनिक हथियार है, और हमारी पुलिस के पास क्या है? केवल एक डंडा। महोदया, अब आप ही बताइए, क्या अपराधियों के साथ एक डंडे के बल पर लड़ा जा सकता है? इसलिए मैं सुझाव देती हूँ, यदि किसी व्यक्ति से उसको गुनाह को कबूल करवाया जाना हो तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। हमारी पुलिस कितनी ईमानदार है ये हम सब जानते हैं। महोदया जी, मेरे सांसद साथी बहुत ही असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। महोदया जी, मैंने किसी असभ्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही मैं माफी मांगूंगी। माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाएं। हम इस बात का विरोध करते हैं। 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 अध्यक्ष महोदया, हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। ये बिल जनता का विरुद्ध है। ये बिल जनता के विरुद्ध है। ये बिल जनता का विरुद्ध है। ये बिल जनता के विरुद्ध है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। विधेयक का द्वितीय वाचन समाप्त होता है तो तृतीय वाचन आरंभ होगा। अब विधेयक का तृतीय वाचन आरंभ होता है। अध्यक्ष महोदया जी, सरकार विपक्ष के इस सुझाव को अपने विधेयक में स्थान देने के लिए तैयार है कि पत्रकारों को इस विधेयक से बाहर रखा जाएगा। अतः मैं इस संशोधन के साथ इस सुझाव को इस सदन में प्रस्तुत करवाना चाहता हूँ। संशोधन के बाद संघीय जांच एजेंसी विधेयक के गठन को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो इसके पक्ष में है वह अपना हाथ खड़ा करें। जो इसके विपक्ष में है वह भी अपना हाथ खड़ा करें। बेरहमत है। इस प्रस्ताव में हाँ वालों का बहुमत है। हाँ वालों का बहुमत है। हाँ वालों का बहुमत है। अतः संघीय जांच एजेंसी विधेयक के गठन
तो